हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल V+U और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर प्रशांत भारद्वाज। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम लोगों ने बात की थी थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल भी कहा गया था, जो जे थॉमसन ने दिया था बेटा। ठीक है, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसको वो जस्टिफाई नहीं कर पाए थे कि भाई कुछ कमियां थी, आप ये लगा सकते हैं। अब उन कमियों की वजह क्या थी या वो कमियां कैसे जनरेट हुई थी, वो समझाया था हमें रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ नई और बहुत ही फंडामेंटल चीजें हमें एटम के बारे में पता चली थी। फिर जो फर्दर प्रोसीड होके बेस बना था एटम के सही और एकदम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर को समझने के लिए। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम लोग आपको रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे, उनकी ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस और रिजल्ट के बारे में बताएंगे, और लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल भी वन ऑफ द बेस्ट मॉडल नहीं है बेटा जी, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको फर्दर फिर आगे किस तरीके से ओवरकम किया गया। तो सबसे पहले आप एंजॉय कीजिए एक बार रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, तो यहां मैंने आपके लिए डायग्राम बना दिया है ताकि वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो लंबा ना हो। हमारा टॉपिक है बेटा, द वर्ड इज रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक्चुअल में इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया रदरफोर्ड ने, समझिए। उन्होंने एक लेड का ब्लॉक लिया बेटा, और उसके अंदर रेडियम, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस को एमिट आउट करता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट समझते हैं ना, दोस कॉन्टिन्यूसली एमिट रेडिएशंस, और वो कौन कौन सी होती है? अल्फा बीटा और गामा। लेड के ब्लॉक का पर्पज ये था कि रेडिएशन स्प्लिट ना हो, फैले ना, एक ही पॉइंट पे वो एक ही तरफ से उनका आउटसोर्स हो, और आगे चल के, ताकि आगे चल के भी वो स्प्लिट ना हो, तो उन्होंने क्या किया, यहां पर एक स्लिट लगा दिया टू गेट ए फाइन बीम ऑफ लाइट। यू कैन से स्प्लिट का क्या रूल है बेटा? टू गेट ए फाइन बीम ऑफ लाइट। ये स्लिट लगाने का पर्पस था। हर चीज आपको पता होनी चाहिए एक्सपेरिमेंट में क्या थी। और उसके बाद उन्होंने यहां एक गोल्ड की बहुत ही पतली शीट ली। उसकी जो थिकनेस है बेटा वो अप्रोक्स 100 नैनोमीटर के करीब थी। आप समझ सकते हैं, बहुत ही महीन, बहुत पतली, बहुत ही थिन शीट उन्होंने ली थी ताकि रेडिएशन उनमें से पास कर सके। अगर थिकनेस बढ़ा देंगे ना बेटा तो फिर रेडिएशन पास नहीं कर पाएंगे, टकराकर सारी की सारी वापस आ जाएंगी। तो उन्होंने बहुत बारीक गोल्ड की शीट ली, और पीछे क्या हुआ, स्टडी करने के लिए ZNS की स्क्रीन लगा दी, जिसको हम कलेक्टर भी कहते हैं, कि भाई जो भी होगा ना, यहां से जो रेडिएशन आएंगी उनका जो भी इंपैक्ट होगा वो सीधी जाएंगी, टकराएंगी, बेंड होंगी, कुछ भी होंगी, तो वो कहां जाएंगी? ZNS की स्क्रीन पे। और लास्ट में हम स्क्रीन को बाहर निकाल के ही एक्चुअल में स्टडी करते हैं कि रेडिएशंस ने कैसे बिहेव किया। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा। यहां से जो रेडियम है, रेडियम ने अल्फा रेज एमिट की। अल्फा रेज बेटा हीलियम पार्टिकल को ही बोलते हैं, और आपको पता होना चाहिए दे कैरी +2 चार्ज, यानी कि ये एक तरीके से पॉजिटिव रेडिएशन उन्होंने स्ट्राइक की। इनके ऊपर कैसा चार्ज था? पॉजिटिव। तो जब ये रेडिएशन यहां से गुजरी बेटा गोल्ड की शीट से, तो क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस तो विदाउट बीइंग डिफ्लेक्टेड सीधी चली गई, मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस। ठीक है जी, और ए वेरी फ्यू, आप इवन ये कह सकते हैं कि 10,000 में से 4 या 5 रेडिएशन, एक्चुअल में ये था 0.014% रेडिएशन ही क्या हुई थी, किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट हुई थी। तो ये वो डिफ्लेक्टेड रेडिएशन है। और 20,000, अप्रोक्स 20,000 रेडिएशन हीट करने के बाद एक रेडिएशन बेटा जी टकराकर वापस आ गई थी, यानी एग्जैक्टली वापस आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास बहुत कम है। डिफ्लेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा है, और सीधे जाने की प्रोबेबिलिटी 99.9%। तो ये तो था एक्सपेरिमेंट। हुआ क्या था, रेडिएशन आई, यहां से क्या हुई, पास ऑन हुई। 99.9 रेडिएशन तो सीधी चली गई, समझ पा रहे हैं? बहुत थोड़ी सी रेडिएशन कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गई, और 20,000 में से अप्रोक्स 20,000, कोई हार्ड एंड फास्ट डाटा नहीं है इस केस में हमारे पास, एक रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई। तो ये तो थी ऑब्जर्वेशन। तो मैं एक बार आपको ऑब्जर्वेशन लिखवा देता हूं। ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड। नंबर 1, 99.9% rays pass through gold sheet without deflection.
99.9% तो भैया सीधी निकल गई, ठीक है। ए वेरी फ्यू रेज डिफ्लेक्टेड बाय ए वेरी स्मॉल एंगल, ये वाली रेडिएशन की हम लोग बात कर रहे हैं। एंड अप्रोक्स, फिर बोल रहा हूं अप्रोक्स 1 आउट ऑफ 20,000, 1 आउट ऑफ 20,000 रेज कमिंग बैक। तो ये 3 तो थी जी ऑब्जर्वेशन। अब देखिए होता क्या है, कोई भी रिसर्च होती है ना बेटा, कोई एक्सपेरिमेंट होता है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं कैसे रिसर्च होती है। सेकंड में उसकी ऑब्जर्वेशंस ली जाती है, उनकी ऑब्जर्वेशन स्टडी करके थॉट्स हाइपोथेसिस बनाया जाता है, हाइपोथेसिस को फाइन ट्यून करके फिर रिजल्ट दिया जाता है। दोबारा समझिए, किसी भी रिसर्च में सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस इकट्ठा कर ली जाती है, जिसको हम डाटा इंफॉर्मेशन बोल देते हैं अलग अलग केसेस में। उसके बाद उनका एक ओवरव्यू तैयार किया जाता है, एक स्पेकुलेशन तैयार की जाती है, एक थॉट बनाया जाता है, जिसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। और फिर उन हाइपोथेसिस को फाइन ट्यून करके एक फाइनल रिजल्ट हमें प्रोड्यूस किया जाता है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया बेटा जी, हमने ऑब्जर्वेशन की बात की है। तो यहां से जो हाइपोथेसिस बनी वो क्या बनी कि भाई 99.9% रेस तो सीधी जा रही है। इट मींस मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। आप खुद समझिए, अगर आप कहीं पर कुछ रेडिएशन डाल रहे हो वो सीधी जा रही है, किसी से टकरा ही नहीं रही, इसका मतलब क्या लगेगा आपको कि भाई कुछ है कि नहीं है। तो उन्हें भी यही लगा था और उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस में लिखा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, क्योंकि बहुत कम रेडिएशन आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। अब एक बात समझिएगा बेटा, जो रेडिएशन आ रही है वो रेडिएशन कौन सी है, अल्फा रेस। फॉर्मूला क्या है, हीलियम वाला फॉर्मूला होता है। चार्ज क्या है बेटा जी, दे हैव +2 चार्ज। दोबारा देखिए, रेडिएशन कौन सी है, दोज विच हैव पॉजिटिव चार्ज, हीलियम का फॉर्मूला, और चार्ज क्या +2। पॉजिटिव चार्ज वाली रेडिएशन कहीं से गुजर रही है बेटा, अगर अंदर नेगेटिव होगा तो वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव आ रही है, अंदर नेगेटिव तो एब्जॉर्ब होंगी। अब वो नजदीक आकर डिफ्लेक्ट क्यों होंगी जब अंदर भी पॉजिटिव होगा। समझ पा रहे, देखिए पॉजिटिव ये मान लीजिए पॉजिटिव है, रेडिएशन भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, यहां आके अचानक से मुड़ जाएंगे, इसके नजदीक से गुजरेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्शन होगा, और इस वजह से कुछ रेस ए स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई थी। तो यहां से उनकी ऑब्जर्वेशन की थी कि देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव पार्ट इनसाइड एटम, क्योंकि रेस क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो ये उनकी दूसरी ऑब्जर्वेशन थी। और जब उन्होंने ये देखा कि भाई 1 आउट ऑफ 20,000, अब जो थर्ड पॉइंट था बेटा कि 1 आउट ऑफ 20,000 रेज आर कमिंग बैक। अब ये कैसे हो सकता है, समझिए, देखिए आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कोलिजन इफेक्ट, इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, समझ रहे हैं। तो अब एक मिनट के लिए समझिए कि अगर कोई अल्फा रेज आ रही है, अल्फा रेज का मास है भैया, ठीक है, दैट इज मास ऑफ अल्फा रेज 4। तो अगर ये जो सेंटर है या जो भी पार्ट है अंदर गोल्ड में, अगर ये हल्का होता तो रेडिएशन इससे टकराती और ये आगे चला जाता। लेकिन हुआ क्या, एक रेज ऐसी थी बेटा जो टकरा कर वापस आ गई। इसका मतलब अंदर जो पॉजिटिव पार्ट है, या आप कह सकते हैं कि एटम के अंदर जो भी कुछ है वो पॉजिटिव तो है ही है, साथ में बहुत भारी भी है। ये उनकी हाइपोथेसिस का हिस्सा था। अब भारी का मतलब क्या है कि एटम का ज्यादातर मास उसी हिस्से में होगा, और वो पार्ट कैसा था, पॉजिटिव पार्ट था। तो उन्होंने थर्ड हाइपोथेसिस लिखी बेटा, यदि हमें कि द सेंटर ऑफ एटम कंटेन्स most of the mass of atom, most of the mass of atom and is positively charged। तो ये बन गई जी उनकी हाइपोथेसिस, ये ऑब्जर्वेशन बेटा, ये उनके व्यूज बन गए इसके बारे में। तो जब ये दोनों चीजें उनको क्लियर हो गया,
तो फाइनली उन्होंने रिजल्ट देने की कोशिश। अभी रिजल्ट क्या है वो समझिए, इस सेक्शन में हम लोग रिजल्ट को पढ़ रहे हैं। तो फाइनली उन्होंने क्या कहा कि एक एटम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको, ठीक है। एक एटम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक न्यूक्लियस, जनरली आप इस टर्म को जानते हैं पर आपको समझना है पहली बार ये टर्म बेटा जी न्यूक्लियस रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद ही डेवलप हुई थी। तो रदरफोर्ड गेव द टर्म न्यूक्लियस, ये भी आपको ध्यान रखना है। हु गेव द टर्म न्यूक्लियस? रदरफोर्ड। अब इन्होंने न्यूक्लियस किसको माना बेटा? जो वो पॉजिटिव पार्ट था ना अंदर और जो बहुत भारी था उसको न्यूक्लियस माना। तो उन्होंने क्या कहा बेटा न्यूक्लियस के बारे में? वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है, पहली बात तो ये थी उनके पास। और ऑलमोस्ट होल मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। और तीसरा आपको पता ही है, थर्ड पॉइंट, न्यूक्लियस कैरी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, ये तीन उनके रिजल्ट थे। तो उन्होंने ये आपका जो रदरफोर्ड मॉडल था, और ये आपको पता ही है कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उनके दो स्टूडेंट का बहुत एक्चुअल एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। क्या नाम था उनका? गार्गर और मार्स्टन। ये दो साइंटिस्ट थे जो उनके स्टूडेंट थे। और ये गार्गर याद कीजिए वही था जिन्होंने 1908 में बेटा जी गार्गर मूलर काउंटर इक्विपमेंट की डिस्कवरी की थी, जो रेडियो एक्टिव को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट उन्होंने दिए न्यूक्लियस के बारे में कि वेरी स्मॉल इन साइज होता है, ऑलमोस्ट सारा मास न्यूक्लियस के अंदर होता है। मैं आपको एक बात बता देता हूं बेटा, अनलेस अंटिल यहां तक हमारे पास न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन 1932 बाय जेम्स चैडविक। तो यहां हम न्यूट्रॉन शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पॉजिटिव को हम प्रोटॉन बोलेंगे और नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। न्यूट्रॉन शब्द का इस्तेमाल यहां नहीं होता। तो जो दूसरा पार्ट था बेटा उसको उन्होंने नाम दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। द वर्ड इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है जी। अब ये है क्या? द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, space around the nucleus where electrons revolve। उन्होंने ये इंफॉर्मेशन भी हमें दे दी थी कि इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए रैंडम पाथवे। उन्हें रास्ता नहीं पता था बट जस्ट उन्होंने अज्यूम किया था। एक्चुअली में उनके एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं थी बेटा, पर क्योंकि उन्हें पता तो था ही थॉमसन मॉडल ऑफ एटम से कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फाइनली उन्होंने क्या कह दिया कि भैया जो पॉजिटिव पार्ट है वो तो न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन कहां है? उन्होंने कहा भी इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो इसका जो मेन क्रेडिट था ना वो तो था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि एटम के साइज के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है। वो हम आपको आगे बताएंगे, रिलेशनशिप बिटवीन एटम एंड इट्स न्यूक्लियस। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में उन्होंने क्या कहा कि ये इलेक्ट्रॉन उनके चारों ओर घूमते हैं। इसी वजह से इस हाइपोथेसिस के रिजल्ट की वजह से हम रदरफोर्ड के जो मॉडल था उसको प्लेनेटरी मॉडल भी बोल देते हैं। प्लेनेटरी मॉडल, और यू कैन आल्सो कॉल इट सोलर सिस्टम या सोलर मॉडल। सोलर सिस्टम की तरह काम करने वाला, जैसे अर्थ वगैरह जो है सन के चारों ओर घूमती है, ऐसा ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। तो ये था हमारे पास सोलर मॉडल या फिर यू कैन से प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम। न्यूक्लियस की डिस्कवरी उन्होंने की थी और ये बताया था कि न्यूक्लियस एटम का बहुत छोटा हिस्सा है जो उसके सेंटर में फोकस होता है और तकरीबन जितना भी मास है उसका वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और ये बात कैसे पता चली? जब रेडिएशन टकरा के वापस आ गई। बेटा जिस रेडिएशन का कोई मास है अगर वो टकरा के वापस आ रही है तो सीधी सी बात आपको समझनी है कि वो वापस कब आ सकते हैं टकरा के? जब अंदर कोई चीज है
वो सेम चार्ज की है, क्योंकि अगर वो अपोजिट होता तो अट्रैक्ट हो जाती। वापस आने का मतलब क्या है कि चार्ज भी सेम है और अंदर वाली चीज इन अल्फा रेज से भारी है। तो इस हिसाब से उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में अंदाजा लगाया। लेकिन यहां भी कुछ कमियां थी। हालांकि काफी हद तक इन्होंने कुछ चीजें समझाने की कोशिश की, न्यूक्लियस की डिस्कवरी ले आए, बता दिया कि भैया सारा मास सेंटर में होता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते हैं। कुछ कमियां थी इनकी, जिनको हम बोलते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। एक्चुअल में इसका जो मेन ड्रॉबैक है वो आप समझिए। पहले एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके बारे में बताता हूं। चलो बेटा, हो गया नोट डाउन। अब देखिए ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। देखिए आपको समझना है बेसिक चीज क्या होती है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। बट प्रॉब्लम क्या है बेटा, प्रॉब्लम हमारे पास दो आ गई और दोनों की दोनों बहुत ही फुल प्रूफ रीजन थे रदरफोर्ड मॉडल के 100% एक्सेप्टेंस ना होने की। पहली बात आप समझिए, अगर कोई न्यूक्लियस है बेटा जी, उसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है बेटा, देखिए एक फोर्स लगेगी ना, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, जो इसको मैनेज करेगी। आप एक थ्रेड ले लीजिए, उस पर एक स्टोन बांध के हाथ से घुमाइए, तो क्या होगा, दो फोर्सेज होंगी, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, जो उसकी सर्कुलेशन को मैनेज करे, ठीक है। अब हाथ जो है वो तो मान लीजिए न्यूक्लियस है और जो स्टोन है बेटा वो इलेक्ट्रॉन। यहां तक की बात क्लियर है। अब होता क्या है बेटा, जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है विद एक्सेलरेशन, क्योंकि ऐसे होगा तो एक्सेलरेशन होगी, तो वो क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव विद एक्सेलरेशन, इट रिलीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये जो वेव होती है ना बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब बाहर निकलती है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी इनकी फॉर्म में बाहर चली जाती है। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो रिलीज्ड। आल्सो रिलीज। तो होगा क्या बेटा, जब कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो कौन सी रेडिएशन एमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। उन रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे हम इससे आगे। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, वो आगे डिस्कशन करेंगे। तो जब ये रेडिएशन निकलती है ना बेटा, इन रेडिएशंस के साथ साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी निकलेगी। अब समझिएगा धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो स्टोन है उसकी एनर्जी कम हो रही है पर आपके हाथ की एनर्जी वही है, तो क्या हो जाएगा, आपका हाथ उसको अपनी तरफ खींच लेगा और यू कैन से अट्रैक्ट कर लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी देगा किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बट न्यूक्लियस की एनर्जी तो वही है, प्रोटॉन के ऊपर तो उतनी एनर्जी है, उतना ही चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होगा, एक दिन ये अज्यूम किया गया कि ये मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इसके चारों ओर घूमता 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 एक दिन न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम विल बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। ये क्वेश्चन मार्क उठाया था बेटा जी नील बोहर, नील बोहर, ठीक है, नील बोहर ने, जिन्होंने फर्दर इन फ्यूचर अपना खुद का एक मॉडल ऑफ एटम भी दिया था। तो ये तो होगी एक फंडामेंटल, समझ रहे हैं आप, बिल्कुल फंडामेंटल लिमिटेशन है। एक लिमिटेशन और है जिसके बारे में अभी आपको नोट डाउन कर लेना, समझेंगे आप टॉपिक के आगे बढ़ने के साथ साथ। वो क्या है बेटा, एवरी एलिमेंट प्रोड्यूस स्पेक्ट्रल लाइन्स और यू कैन से स्पेक्ट्रा। अभी मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूं कि मान लीजिए कोई रेडिएशन प्रिज्म में से गुजरती है तो क्या होती है बेटा, वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, हम उसको स्पेक्ट्रा, ठीक है। 2 तरीके के स्पेक्ट्रा होते हैं, एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रा का जब टॉपिक पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस हुई थी, रदरफोर्ड का जो एटम था वो इन स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में उससे पूछा गया कि भैया ये स्पेक्ट्रल लाइन कैसे प्रोड्यूस हो रही है, इनका क्या लॉजिक है, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। और हर एलिमेंट बेटा, हर एटम स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस करता है। तो यहां क्या हुआ था, हमारे पास
लाइन स्पेक्ट्रा की प्रॉब्लम आ गई थी, वो इनके बारे में नहीं बता पाए। लाइन स्पेक्ट्रा को स्टडी करने का तरीका जो है, उसके लिए हमें दो थ्योरीज की बहुत अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए। एक होती है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इससे नेक्स्ट सेक्शन में हम इसी थ्योरी की बात करेंगे, अलोंग विद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो आप कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को जस्टिफाई नहीं कर पाया था। ये थ्योरी ये कहती है कि बेटा जो लाइट होती है वो वेव की फॉर्म में होती है। ये थ्योरी ये कहती है कि लाइट पार्टिकल की फॉर्म में होती है, ठीक है। पार्टिकल मतलब जिसका मास, ठीक है। तो एक लिमिटेशन तो ये थी कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, और दूसरी ये थी कि भाई जो एटम स्पेक्ट्रा बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं। तो रदरफोर्ड ना तो इस बात को जस्टिफाई कर पाया था बेटा जी, और ना ही इस बात को जस्टिफाई कर पाया था। और एक खास बात बताता हूं कि इस थ्योरी के बाद ही, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद, या आप कह सकते हैं इसकी हेल्प से ही नील बोहर ने वन ऑफ द बेस्ट एटॉमिक मॉडल हमारे सामने रखा। तो नील बोहर का काम समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को अगले सेक्शन में प्रॉपर डिस्कस करते हैं। तो ये होता है बेटा मेन आपका रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने क्या किया था, न्यूक्लियस की। अब न्यूक्लियस पता है एक्चुअली क्या है? न्यूक्लियस एक लैटिन वर्ड है बेटा, विच मींस द सीड एम्बेडेड इन फ्रूट। जो फ्रूट सम के अंदर जो सीड है ना, न्यूक्लियस कुछ ऐसा है, लैटिन वर्ड है, वहां से इसको उठाया गया था कि भाई एटम के अंदर जो है, जैसे फ्रूट के अंदर बीज है वैसे एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो एक बार हल्का सा ओवरव्यू देता हूं। लेड का ब्लॉक था, रेडियम पार्टिकल लिया, अल्फा पार्टिकल है, स्लिट की मदद से क्या किया गया, स्लिट की मदद से उसको फाइन ट्यून किया गया। गोल्ड की शीट थी 100 नैनोमीटर के अप्रोक्स साइज की, ज्यादातर रेडिएशन सीधी चलेगी। पीछे ZNS स्क्रीन थी जो कलेक्टर के तौर पे काम कर रही थी। ज्यादातर रेडिएशन कितनी 99.9 सीधी गई, कुछ एंगल पे मुड़ गई, और 20,000 में से एक वापस आ गई। अब जो मुड़ती है वो क्यों मुड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिपल्शन रहा होगा। और जो वापस आती है क्यों आती है, वहां इसका लॉजिक है कि रिपल्शन तो होगा, साथ में जिस चीज से वो टकरा रही है वो चीज उनसे भारी है। तो इससे ये उनके समझ में आया कि एक एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली पार्ट होता है, जिसमें सारा मास होता है, जिसका साइज बहुत छोटा होता है, क्योंकि अगर साइज बड़ा होता तो बहुत सारी रेडिएशन टकरा के वापस आती। और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। एक्चुअली में उन्होंने इसके बारे में कुछ ज्यादा स्टडी नहीं की थी बेटा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के। लास्ट में एक मॉडल ऑफ एटम को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस लाइक ए सोलर सिस्टम। वहीं से इसको सोलर सिस्टम मॉडल या प्लेनेटरी मॉडल, और तीसरा नाम तो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है। बट ये बात कभी मत भूलिएगा बेटा कि एक्चुअल में रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, उनके दो स्टूडेंट्स थे बेटा, गार्गर और मार्सडन, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके अपने रिजल्ट्स रदरफोर्ड को दिए थे। तब रदरफोर्ड ने इस पे काम करके इसको पब्लिश किया था, और टर्म न्यूक्लियस वाज गिवन बाय रदरफोर्ड। क्लियर है? ड्रॉबैक समझ में आ गए आपको? बहुत अच्छे से इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद ये वो टॉपिक्स है बेटा जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़े हैं, बट क्योंकि फंडामेंटली हम एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू कर रहे हैं तो फिर हमें ये चीजें आपको बतानी थी। इसके बाद का जो सेक्शन होगा वो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इनकी डिस्कवरी, इनके एस्पेक्ट्स, पोस्टुलेट्स को बड़ी ही बारीकी से पढ़ेंगे। तो होपफुली आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा, कुछ न कुछ आपने गेन किया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह है। और प्लीज प्रॉपर नोट्स बनाएं और काफी सारा टाइम अपनी एजुकेशन को डिवोट करें बेटा। यही टाइम है जब आप अपने फ्यूचर को लेके थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी